डीजीपी अजीत सिंह सीएमआर से रवाना हुए, सीएम राजे से मुलाकात की और आईपीएस ओपी गल्होत्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरोक्रेसी में चर्चाओं का दौर भी तेज है और गल्होत्रा बन सकते हैं नए डीजीपी, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। डीजीपी अजीत सिंह सीएमआर से रवाना हुए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की और आईपीएस ओपी गल्होत्रा भी यहां पर मौजूद रहे। ब्यूरोक्रेसी में चर्चाओं का दौर तेज है कि गल्होत्रा अब नए डीजीपी बन सकते हैं। और इस खबर पर राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। राकेश, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएमआर से निकल चुकी हैं। उनके साथ में उनके सचिव तन्मय कुमार भी उनके साथ में, जो एयरपोर्ट तक जाएंगे उन्हें, और एयरपोर्ट तक क्या विचार विमर्श होता है। हालांकि डीजीपी अजीत सिंह भी यहां से निकल गए। ओपी गहलोत्रा जरूर सीएमआर के अंदर अभी मौजूद हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं, अभी अंदर कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा कोई बड़ा फीडबैक निकल कर नहीं आया। जो भी फीडबैक आएगा, ईटीवी राजस्थान हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएगा कि राजस्थान का अगला डीजीपी कौन होगा, और इसी को लेकर हम भी पुरजोर तरीके से प्रयासरत हैं कि बेहतर तरीके से दर्शकों को बता सकें कि अगला डीजीपी कौन बनने वाला। यही कारण है कि हम पिछले 2 दिन से इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि बहरहाल अभी तक जो फर्दर अपडेट निकल के आ रहा है वो यही है कि ओपी गहलोत्रा को जिस प्रकार से सीएमआर के अंदर बुलाया गया, उनसे मुख्यमंत्री और डीजीपी की मौजूदगी के अंदर चर्चा की गई, तो एक कयास नहीं, अब कम से कम मोहर लग चुकी है करीबन कि राजस्थान के अगली डीजीपी ओपी गहलोत्रा होंगे। ओपी गहलोत्रा अभी एडीजी आरएसी हैं और आज ही वो प्रमोट होके डीजी रेंज में प्रवेश करेंगे, और डीजी रेंज में प्रवेश करने के साथ ही अब उन्हें राजस्थान का नया डीजीपी बनाया जाएगा। वहीं एक दूसरी बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जितने भी पोस्टें डीजी की सैंक्शन है, उन्हीं पोस्टों के आधार के ऊपर जो वो 4 पोस्ट हैं, उन्हीं में काम करने वाले व्यक्ति को ही डीजी बनाया जा सके। और यही कारण है कि अब तक का इस चीज का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 30 नवंबर को जहां अजीत सिंह को रिटायर होना था, तो वहीं ओपी गहलोत्रा को एडीजी के पद से छोड़कर अब डीजी के रेंज में आना था, और वो अब डीजी के रैंक में आ गए हैं। और यही कारण है कि डीजी के रैंक में आने के बाद में एक रास्ता सुगम हो गया है नए डीजीपी का, और हम भी प्रयासरत हैं कि हमको जल्द से जल्द ये खबर मिल पाए और हमारे दर्शकों तक हम ये पहुंचा पाए सबसे पहले कि राजस्थान का अगला डीजीपी कौन होगा। बहरहाल एडीजी ओपी गहलोत्रा सीएमआर के अंदर मौजूद हैं और अब कुछ ही देर में यहां से निकलेंगे। जी राकेश, क्या अब ये माना जाए कि राजस्थान की डीजीपी की कमान अब पूरी तरीके से ओपी गहलोत्रा के हाथों में सौंप दी गई है? जी, अभी कयास ही कहा जा सकता है इसको, पर हालांकि लगभग ये परिणाम तय है कि अगले राजस्थान के डीजीपी ओपी गहलोत्रा ही होंगे। इस चीज को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, और यही कारण रहा कि आज जो कॉन्फिडेंस लेवल ओपी गहलोत्रा को देखने को मिला वो बहुत पॉजिटिव था। बड़ा स्माइलिंग फेस लेकर आज वो चल रहे थे। उसके साथ में बात करने और वॉक करने का, और उनके अमूमन जिस तरह से वो रहते हैं उसमें काफी अच्छा लग रहा था। आज उनका फेस जेस्चर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था कि वो कितने ही पॉजिटिव हैं आज अपनी इस चीज को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज फॉरवर्ड करता है, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है इस चीज को कि राजस्थान के अगले डीजीपी ओपी गहलोत्रा हैं। जी राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, इनकम टैक्स की कार्रवाई सामने ही। आपको बता दें, जयपुर में चोखी ढाणी ग्रुप पर छापा पड़ा है और 20 ठिकानों पर आईटी टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की। जयपुर समेत कई शहरों में यह कार्रवाई जारी है। इसमें मुंबई, सूरत, बेंगलुरु सहित देश भर में छापे। चोखी ढाणी ग्रुप के मालिक वासवानी बंधुओं के घर आयकर के छापे पड़े हैं। और आपको बता दें, आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी ये जांच कर रहे। कई राज्यों के आयकर विभाग की टीमें इस जांच में जुटी हुई है, इस कार्रवाई में जुटी हुई है। इनकम टैक्स की कार्रवाई जयपुर में चोखी ढाणी ग्रुप पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, 20 ठिकानों पर आईटी टीम ने छापेमार कार्रवाई की। जयपुर समेत कई शहरों में यह कार्रवाई अभी भी जारी है, जिनमें मुंबई, सूरत, बेंगलुरु सहित देश भर में छापे की कार्रवाई चल रही है। चोखी ढाणी ग्रुप के मालिक वासवानी बंधुओं के घर आयकर के छापे चल रहे हैं।
रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में आज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 2014 में जनता ने देश में बदलाव के लिए वोट दिया और सत्ता में आने के बाद में हमने जनता से वादा भी पूरा किया। 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार बदलने के लिए वोट नहीं दिया था। 2014 में वोट दिया गया था देश बदलने के लिए, सिस्टम में ऐसे बदलाव लाने के लिए जो स्थायी हो, परमानेंट हो, इरिवर्सिबल हो। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद हमारी सिस्टम की कमजोरी हमारे देश की सफलता में आड़े आ रही थी। एक ऐसा सिस्टम था जो देश की क्षमताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। हर तरफ देश में किसी न किसी व्यक्ति को इस सिस्टम से दिन रात लड़ना पड़ रहा था। मेरा ये प्रयास, और सिर्फ प्रयास ही नहीं, कमिटमेंट भी है कि लोगों की सिस्टम से ये लड़ाई बंद हो, उनकी जिंदगी में इरिवर्सिबल चेंज आए, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। छोटी छोटी चीजों के लिए, रेल बस का टिकट कराने के लिए, गैस के कनेक्शन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, पासपोर्ट पाने के लिए, इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए। कब तक ये देश का नागरिक परेशानियां झेलता रहेगा? हम उसे परेशानियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साथियों, इस सरकार के लिए करप्शन फ्री, सिटीजन सेंट्रिक और डेवलपमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीतियों पर आधारित, तकनीक पर आधारित, पारदर्शिता पर आधारित एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें गड़बड़ी होने की, लीकेजेस की कम से कम गुंजाइश हो। दिल्ली में आज हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम ने नोटबंदी और भ्रष्टाचार का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और काले धन से लेन देन पर लोग अब डरने भी लगे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां जो सिस्टम था उसने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था। काला धन ही देश के हर बड़े सेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। 2014 में देश के 125 करोड़ों ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें वोट दिया था। उन्होंने वोट दिया था देश को लगी बीमारियों के परमानेंट इलाज के लिए। उन्होंने वोट दिया था न्यू इंडिया बनाने के लिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद देश में जिस तरह का बिहेवियरल चेंज आया है उसे आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भ्रष्टाचारियों को काले धन के लेन देन से पहली बार डर लगने लगा है, उनमें पकड़े जाने का भय आया है। जो काला धन पहले पैरेलल इकोनॉमी का आधार था, वो डीमोनेटाइजेशन के बाद फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना है। और बड़ी बात ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ पैसा आया ही नहीं है, उन पैसों के साथ जाने अनजाने में सबूत भी आ गया है। देश को जो डेटा मिला है
मैं समझता हूं वो किसी भी खजाने से कम नहीं है। इस डेटा की माइनिंग से पता चला है कि हमारे देश में एक ही एड्रेस पर 400, 500 कंपनियां चल रही थी और एक एक कंपनी ने 2-2 हजार बैंक अकाउंट खुलवाए थे। ये कलकत्ते के लोग यहां बैठे, उनको पूरा भली भांति पता है। ये अजीब विरोधाभास नहीं था क्या? एक तरफ गरीब को बैंक में एक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आती थी और दूसरी तरफ एक कंपनी आसानी से हजारों अकाउंट खुलवा लेती थी। नोटबंदी के दौरान इन अकाउंट्स में भी जो हेराफेरी की गई है वो भी पकड़ में आ गए हैं और अब तक ऐसी लगभग 2.25 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर किया जा चुका है। साथ ही दिल्ली में आज हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सरकार ने उजाला योजना चलाई जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। 28 करोड़ एलईडी बल्ब बिके और सरकार को 14,000 करोड़ का फायदा हुआ। जनधन योजना की ही बात करूं तो ये गरीबों की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाई है जो पहले शायद ही कोई सोच सकता था। 125 करोड़ लोगों के हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। गांव में रहने वाली 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी इस योजना ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी है। उन्हें सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें सुरक्षा मिली है, उन्हें सेहत मिली है, उन्हें परिवार के लिए समय मिला है। सरकार ने सिर्फ शौचालय नहीं बनाए बल्कि उनकी करोड़ों महिलाओं को, बेटियों को उस पीड़ा से मुक्ति लाई है जिसे सूरज ढलने का, शाम होने के इंतजार में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। सिर्फ 1 रुपये महीना पर दुर्घटना बीमा और 90 पैसे के प्रतिदिन के प्रीमियम पर जीवन बीमा आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। 90 पैसे का बीमा, 90 पैसे का, 1 रुपये का बीमा और 1800 करोड़ रुपया उस गरीब को संकट के समय उसके घर पहुंचा दिया है। उजाला योजना शुरू होने के बाद देश में अब तक लगभग 28 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए, आपके गले नहीं उतरता होगा का आंकड़ा, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत इस एलईडी बल्ब को लगाने वालों के जेब में बच गई है। 14,000 करोड़ रुपया बचना, किसी भी जगह का किसान कहीं से भी अपनी फसल बेच सकता है। ये देश में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। इनेम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से अब तक देश की 450 से ज्यादा मंडियां को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है। खबर जयपुर से। आज लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के मामले में एडीजे 17 अदालत आज मामले में अपना फैसला सुनाएगी और आतंकी असगर अली, शकरुल्लाह, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी आतंकवादी है और बाबू उर्फ निशाचंद अली, पवनपुरी, अरुण जैन, काबिल खां, हाफिज अब्दुल मजीद पर संगठन के सदस्य होने का आरोप लगा है। सभी के खिलाफ 21 अक्टूबर 2010 को एटीएस ने मामला दर्ज किया था और सभी पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन को बढ़ाने का आरोप है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितनी देर में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी? बिल्कुल, देखिए अनूपुर, मैं आपको बता दूं कि अभी सभी जो आतंकवादी हैं इनको कोर्ट लाया जा चुका है। इसमें से 3 पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और 5 जो हैं वो लश्कर तैयबा के सदस्य हैं। पूरा मामला 2010 से जुड़ा हुआ है, जब असगर अली जो लश्कर तैयबा के कमांडर हैं, वालिद विक्की उर्फ वलीद भाई, उसके संपर्क में था और इनकी कोशिश थी कि राजस्थान में और भारत में कैसे अपने संगठन को बढ़ाया जाए। इसे लेकर जो असगर अली पाकिस्तानी नागरिक है और जो बीकानेर जेल में था, उसने बीकानेर जेल में ही बंद जो 2 अन्य आरोपी हैं, जिसमें अगर बात कर सकते हैं तो ये शकरुल्लाह और जो दूसरा आतंकवादी था वो था पंजाब की जेल में बंद। इन तीनों ने मिलकर जो है पंजाब और राजस्थान में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारत के 5 अन्य नागरिकों को जो है माहौल बनाया, उसको उनका ब्रेन वॉश करके अपने संगठन में शामिल किया। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसे ये पता चला कि भारत में कई कॉल पाकिस्तान से आ रहे हैं और ये जो कॉल जो ट्रेस हुए वो बीकानेर जेल के अंदर हुए थे। तब जब ATS ने इसकी खुफिया जाँच की, तब ATS के सामने आया कि जो असगर अली है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, वो जयपुर महानगर ने 2005 में जो सज़ा सुनाई थी और वो अपनी बीकानेर जेल में सज़ा काट रहा था, उसके इशारे पर ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर अपना संगठन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसके तहत इन लोगों ने अलग अलग लोगों से संपर्क किया, जेल में जो लोग थे उनके साथ अपनी दोस्ती गाठी और उसके बाद ये अपना संगठन बढ़ा रहे थे। कई बार इनकी पाकिस्तान में बात हुई। जो बीकानेर जेल में सबसे पहले असगर अली ने संपर्क किया वो था बाबू उर्फ निशा चंद अली, और निशा चंद अली के इशारे पर ही अरुण जैन से इन लोगों ने संपर्क किया। तीनों लोगों ने वलीद भाई जो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा कमांडर था, उससे इन्होंने संपर्क किया, उससे बातचीत की और उसके बाद इन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो कहीं ना कहीं पूरे देश को दिलाने वाली थी। और ठीक इसी तरह का माहौल इन लोगों ने पंजाब जेल के अंदर भी बनाया। पंजाब जेल के अंदर 2 पाकिस्तानी आतंकवादी उस समय के बंद थे, जिनका नाम था शकरुल्लाह और मोहम्मद इकबाल। इन दोनों ने भी वहाँ उसी जेल में बंद झालावाड़ के एक व्यक्ति काबिल खां से अपना पहले संपर्क साधा और काबिल खां के इशारे पर ही इन्होंने झालावाड़ के मदरसा में पढ़ने वाले अब्दुल मजीद, जो कि बच्चों को पढ़ाता था, उससे संपर्क साधकर उसे भी अपने संगठन में शामिल किया और इसका भंडाफोड़ भी राजस्थान ATS ने किया था। पूरे मामले के अंदर 2010 में जो ATS के इंस्पेक्टर थे सुशील शर्मा, उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज करवाने के बाद ATS ने 22 अक्टूबर को इनमें से 3 सदस्यों को और बाकी अन्य को नवंबर में गिरफ्तार किया था। उसके बाद लंबी सुनवाई चली, तकरीबन 6 साल पूरा मामला चला है। अप्रैल 2011 में CMM अदालत में पूरा मामला जो चालान पेश किया गया था और उसके बाद एक लंबी बहस के बाद, लंबी सुनवाई के बाद अभी 23 नवंबर को पूरे मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अंतिम बहस पूरी हो गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। जी सचिन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजमेर माशिबो पर आज धरना दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रदेश बंद रखा गया। बंद का आज मिला जुला असर भी यहां पर देखने को मिला है। कई निजी शिक्षण संस्थाएं खुली हुई है और फोर्स एक्ट, 5वीं बोर्ड सहित कई मांगों को लेकर बंद किया गया। और अजमेर से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। दीपक, क्या कुछ मांगे यहां पर मुख्य है? बिल्कुल नुपुर, जिस तरीके से आज राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन ने बंद का आह्वान किया है, अजमेर के बोर्ड कार्यालय के पास ये धरना प्रदर्शन का इनका कार्यक्रम है। जो फिलहाल की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो स्कूल संचालक है वो धरना स्थल पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे जिस जगह पे धरना दे रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल बनाया गया है, स्टेज भी बनाया गया है, जहाँ पर जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो वहां से जो स्कूल संचालक है वो अपनी मांगों को लेकर इनको संबोधित करेंगे। साथ ही जो बोर्ड कार्यालय नज़दीक है वहां पर जाकर ये अपने ज्ञापन की कॉपी वहां पर सौंपेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ जो स्कूल संचालक है, पदाधिकारी है एजुकेशन के, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का धरना प्रदर्शन है और क्या मांगे आपकी। देखिए, इसके अंदर स्कूल क्रांति संघ राजस्थान, प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन अजमेर, नीसा जो कि हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है माननीय कुलभूषण जी शर्मा, दिल्ली का प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन का है। बेसिकली हमारी ये मांगे कि जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जो प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की एक साजिश है सरकार की, हम उस हर दमनकारी नीति का आज विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी बाकायदा देना चाह रहे हैं कि हम आपका हर कदम से कदम साथ मिला के चलना चाहते हैं। आप हमें ब्लैक
पुलिंग ना करें, आप हमें सपोर्ट करें। हम शिक्षा दे रहे हैं, हमारे साथ जो आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे कि कोई हम लोग बांग्लादेशी है, जैसे हम कोई पाकिस्तानी है, वो करना कृपया बंद कर दीजिए। अदरवाइज प्राइवेट स्कूल अब एकजुट हो चुके हैं और आपकी किसी भी गलत नीति को, किसी भी अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, आक्रोश झलक रहा है। और भी पदाधिकारी हैं, बात कर लेते हैं। जो मुख्य मांग फीस निर्धारण को लेकर हो, चाहे और 8वीं बोर्ड को लेकर हो या 5वीं बोर्ड को लेकर हो, किस तरीके से जो पिछली बार भी एक बड़ा आंदोलन आपने किया था, लगातार कर रहे हैं, आगे किस तरीके का वो रहेगा? देखिए, ये आंदोलन बहुत बड़ा एक रुख लेने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है बढ़ाव हो रहा है। यहाँ का प्रभाव सिर्फ अजमेर में या राजस्थान में नहीं दिखेगा, इसका प्रभाव गुजरात में भी दिखाई देगा। ये तुष्टीकरण की नीति जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये सरकारें अपना रही है, और मैंने तो राजस्थान में आकर देखा कि यहाँ पर तो बोर्ड ने पूरा व्यापारीकरण कर दिया है। जितने पैसे वाकई में यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का काफी यहाँ पर रोष यहाँ पर सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा क्या कुछ नतीजा सामने निकल कर आ पाता है। तमाम जानकारियों के लिए दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पद्मावती फिल्म पर विवाद जारी है। आपको बता दें, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होंगे अब भंसाली। संजय लीला भंसाली अपना पक्ष रखेंगे, प्रसून जोशी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे।